कहानी की शुरुआत होती है हॉस्पिटल की एक उदास सीन से। एक दर्द भरी रिंगटोन बजती है और आवाज आती है कि आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें। इस समय तारीख है 10 अप्रैल 2019 और घड़ी में 12:37 है। वो लड़की अस्पताल के बेड पर बैठी है और बार बार अपने पति को कॉल कर रही है, लेकिन वो न कॉल उठाता है न उसके मैसेजेस का जवाब देता है। उस बदनसीब लड़की का नाम है किंग जीवान, एक नौजवान लड़की जो एक लाइलाज बीमारी से लड़ रही है। डॉक्टर ने उसे बता दिया है कि उसके पास अब बस कुछ ही महीने बचे हैं और उसका पति तो तब से दिखा भी नहीं जब से वो अस्पताल में एडमिट हुई थी। नर्सें जब उसकी हालत देखती हैं तो उसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर देना चाहती हैं, लेकिन जब एक नर्स उसे दवा देने आती है तो पाती है कि जीवान वहाँ है ही नहीं। असल में वो हॉस्पिटल से चुपचाप भाग निकली है ताकि अपने घर लौट सके। हॉस्पिटल के बाहर चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स पूरी तरह खिले हुए हैं। टैक्सी का इंतजार करते हुए जीवान सोचती है कि इस समय वसंत का मौसम है। जैसे जैसे कैंसर की सेल्स उसके शरीर को खा रही हैं, वैसे वैसे चारों तरफ फूल खिले हैं। उसे इन फूलों से जलन महसूस होती है क्योंकि ये मुरझाने के बाद भी अपनी खूबसूरती बनाए रखते हैं। वो टैक्सी लेकर अपने उस अपार्टमेंट की तरफ लौटती है जिसे वो अपने पति के साथ शेयर करती है। ड्राइवर उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाता है और पूछता है क्या बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसे दिलासा देता है कि जल्दी ठीक हो जाओगी, लेकिन जीवान चुपचाप अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। उसे याद आता है कि बहुत समय हो गया है सोल की लोकल डायलेक्ट सुने हुए। एक जानी पहचानी छवि उसकी आंखों के सामने आती है और उसे वो समय याद आता है जब उसके पापा जिंदा थे, तब वो वाकई कभी खुश रहा करती थी। ड्राइवर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है क्या तुमने कभी वो बात सुनी है कि जो बच्चा कल मर गया वो भी आज को देखना चाहता था। अगर मैं वो बच्चा होता तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचता। जीवान थकी सी निगाहों से जवाब देती है कि अगर उसे आज ही मरना पड़े तब भी वो कल को देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि उसके हिस्से में अब कोई भी अच्छी चीज नहीं आने वाली। ड्राइवर हल्के से हंसता है और पूछता है कि अगर कुछ अच्छा हो भी गया तो क्या वो खुश नहीं होगी। इतने में कार अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे रुक जाती है। जीवान उसे किराया देती है, लेकिन ड्राइवर लेने से मना कर देता है। वो कहता है इसे अपने पापा की तरफ से आउटिंग के लिए पॉकेट मनी समझ लो। फिर कहता है कि तेरे लिए भी अच्छे दिन आएंगे, तू पैसे कमाएगी, घूमेगी और एक ऐसे इंसान से मिलेगी जो खुद भी अंदर से मरा हुआ हो। आज उस ड्राइवर की जॉब का आखिरी दिन था और जीवान उसकी आखिरी सवारी। उसने कहा कि वो चाहता है कि जीवान अच्छा जीवन जिए और उस पैसे को वो एक वादा समझे जो उसने उससे किया है। जीवान ने जब वो नोट खोला तो उसमें से एक कैंडी निकली। उसे देखकर वो मुस्कुराई और ड्राइवर की बातों से सहमति जताई। जैसे ही कार चली गई, जीवान वही खड़ी रही, चुपचाप उस ड्राइवर को मन ही मन धन्यवाद देती हुई कि उसने उसकी इस बदसूरत जिंदगी में आखिरी बार एक खूबसूरत याद जोड़ दी। ये सब किसी पुराने सपने जैसा महसूस हुआ। हकीकत में लौटते हुए वो जल्दी से बिल्डिंग के अंदर जाती है। उस अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़ी होती है जिसे उसने महीनों से नहीं देखा। अस्पताल में रहने के बाद ये दरवाजा अब उसे कुछ अजनबी सा लगता है। वो थोड़ी घबराई, लेकिन हिम्मत जुटाकर गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसकी नजर उन लाल हाई हील्स पर पड़ी जो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट की थी। तभी कमरे के अंदर से एक मर्द और औरत की बातचीत की आवाज आती है। जीवान कांपती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अपने दांत भींचते हुए उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और उसने देखा कि उसका पति उसी के बेड पर उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ लेटा हुआ है। उनकी बातें सुनकर जीवान को और भी ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि वो जितनी जहरीली उम्मीद कर रही थी ये उससे भी कहीं ज्यादा थीं। वे दोनों उसकी मौत के बाद मिलने वाली 500 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस को कैसे उड़ाएंगे उसी पर चर्चा कर रहे थे। ये सुनते ही जीवान गुस्से में दरवाजा तोड़ती हुई अंदर घुसी और चिल्लाई कि ये सब करने की इजाजत तुम्हें किसने दी। बेड पर पड़े दोनों लोग अचानक डर के मारे कांपने लगे। पार्क में नटख्वान घबराकर उठ बैठा और सफाई देने लगा, लेकिन जीवान का गुस्सा अब किसी की बात सुनने के काबिल नहीं था। उसने दांत भींचते हुए गाली दी, पार्क में नटख्वान, तू कुत्ता है क्या? तुझे सच में लगा कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? मैं तुमसे मुआवजा लूंगी और ये बात पूरी कंपनी में फैला दूंगी। सिर्फ अपने घर वालों को नहीं बताया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया, ताकि कोई भी तुम्हारी शक्ल देखना पसंद ना करे। मैं तुमसे वो सब निकलवाऊंगी जो अब तक तुमने मुझसे लिया है। उसके इन धमकियों को सुनकर सामिनेट का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे घबरा गई और दौड़ती हुई जीवन का हाथ पकड़कर उसे रोकने लगी। गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हम दोस्त हैं, मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। जीवन हंस पड़ी और उसे झटकर अलग किया। बोली, कैसी दोस्त जो अपनी डाइंग बेस्ट फ्रेंड के पति के साथ अफेयर चलाए और उसी पर जीती रहे? क्या तूने कभी सोचा कि तेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ इंश्योरेंस कितनी की है? सामिनेट पूरी तरह डर से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गई और जीवन से हाथ जोड़कर कहने लगी कि ये बात कंपनी और उसके घर वालों को मत बताना।
जीवन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, इस हालत में भी तुझे अपनी फैमिली और कंपनी की इतनी फिक्र है? वो रोते हुए कहती है कि जिन्हें जिंदा रहने का मौका है उन्हें जरूर जीना चाहिए, क्योंकि तू तो वैसे भी मरने वाली है। उसकी ये बात जीवन के अंदर का गुस्सा पूरी तरह भड़का देती है और वो गुस्से में आकर सामिन के बाल पकड़ लेती है, जैसे उसे वहीं खत्म कर देना चाहती हो। लेकिन अचानक मिनट वन अपना हाथ उठाता है और जीवन को इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि वो कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। जीवन उसकी तरफ हैरान होकर देखती है और पूछती है कि क्या तूने मुझे थप्पड़ मारा? तो वो बेशर्मी से कहता है, तुम दूसरों को मार सकती हो लेकिन कोई और तुम्हें नहीं मार सकता। भाग जा यहाँ से, सीधे नर्क कली जा। तुम जैसे लोग बस अधमरा जीते हो और दूसरों की शांति भरी जिंदगी को बर्बाद करते हो। जीवन हार मानते हुए कहती है, क्या ये सब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की वजह से नहीं हुआ? तुम्हारे घर वालों ने मुझे हमेशा नीचा समझा। मैं बिना माँ के बड़ी हुई, मेरे पापा की मौत कैंसर से हुई और तूने मेरे पैसे लेकर उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। अगर मैं पहले हॉस्पिटल गई होती तो शायद मैं बच भी सकती थी। इस हरामी ने मेरी जान ही ले ली। लेकिन चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को अपने साथ नर्क में ले जाऊंगी। मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मिनट वान गुस्से और हैरानी से भर जाता है। वो फिर से अपना हाथ उठाता है और जीवन को इतनी जोर से मारता है कि वो इतनी कमजोर होती है कि बच भी नहीं पाती। उसका सिर सीधे टेबल के कोने से टकरा जाता है। ताज़ा खून फौरन बहने लगता है और जीवन जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। मिनट वन और एस उसे इस हालत में छोड़कर उसकी कोई परवाह नहीं करते। जीवन को अब भी डॉक्टर की वो बात याद थी कि कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और अगर चमत्कार हुआ तो 10 महीने। लेकिन जीवन, जो सिर्फ 37 साल की थी, उस छोटी सी जिंदगी को भी पूरा नहीं जी पाई और अपनी मौत पा चुकी थी। वॉन को जैसे यकायक होश आया कि बात अब कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी है। उसकी आंखों में घबराहट की झलक साफ थी। वो और सामिन अब घबराकर आपस में पूछ रहे थे कि अब क्या करें। उधर जीवन अपनी आखिरी सांसों में थी। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, एक ऐसी पुकार जो सच्चे प्यार से भरी हुई थी, बिल्कुल विपरीत उन जहरीली नियतों के जो अभी वो झेल रही थी। जीवन धीरे से मुड़ी और खुशी से अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाई। उसे लगा जैसे वो फिर से अपने पापा को देख रही हो। उसे वो वादा याद आया जो उसने तभी उनसे किया था कि उसे भविष्य में एक सच्ची और खुशहाल जिंदगी जीनी है। उस समय जीवन ने उस वादे को स्वीकार किया था। उसका पिता मुस्कुराया, संतोष से भरा चेहरा था और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां खिलकर जमीन पर गिरने लगीं। अचानक किसी आवाज से वो चौंक कर उठ गई। कोई धीरे से उसके कंधे को हिला रहा था। जब जीवन ने अपनी आंखें खोली तो वो सहम गई। सामने खड़ी थी असिस्टेंट जैंग, एक पुरानी कॉलीग जो 10 साल पहले जॉब छोड़ चुकी थी। उसने फिक्र के साथ पूछा, जीवन, क्या तुम ठीक हो? जीवन थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने शीशे में देखा तो पाया कि वो जिंदा है और काफी यंग भी लग रही है। ये सब क्या हो रहा है? आखिरी बार जब उसने अपनी आंखें खोली थी तो उसे मिनट वान ने बुरी तरह मारा था। उसका सिर टेबल से टकराया था और वो मर चुकी थी। वो अभी भी हैरान और परेशान खड़ी थी कि तभी मेज पर रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। जीवन ने वो फोन उठाया। ये वही पुराना फोन था जो वो उस समय इस्तेमाल करती थी। उस फोन पर तारीख दिख रही थी 10 अप्रैल 2009। जीवन ने धीरे से अपने चश्मे की ओर हाथ बढ़ाया। फिर उसने चश्मा पहना ताकि सब कुछ साफ देख सके। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, एक दर्दनाक शादी का अंत जिसे उसके पति और उसकी सबसे करीबी दोस्त ने मिलकर उसकी हत्या करके खत्म कर दिया था। लेकिन अब वो फिर से अपनी जिंदगी में लौट आई है, वो भी पूरे 10 साल पीछे। ये क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रही हूँ या ये मेरी जिंदगी की वो रील है जो मैं मरने से पहले जीना चाहती थी? जीवन थक कर कुर्सी पर बैठ गई, उलझी हुई थी कि वो क्यों अचानक 10 साल पीछे लौट आई है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। वो आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी नजरें एक पल को धुंधला गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ा था वही नीच इंसान, पार्क मिनट वान, जो अब कैरिंग बनने की एक्टिंग कर रहा था। पूछ रहा था कि वो यहाँ बाहर क्या कर रही है और जब उसके चेहरे की हालत देखी तो बोला कि वो जाकर उसके लिए दवाई ले आता है। लेकिन जीवन जब उसका चेहरा देखती है तो उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं जब उसने उस पर गुस्से से चिल्लाया था। वो नफरत और अपमान का हर लम्हा उसके अंदर फिर से उठने लगता है। जीवन गुस्से में खड़ी हो जाती है और वहां से चल देती है। उसे बस एक ही पछतावा होता है कि काश वो उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहती। पाक मिनट जवान उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। जीवन उसका हाथ झटक देती है और चिल्लाकर कहती है, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझसे बात मत करो और मेरी तरफ देखना भी मत।
तभी किसी ने अंदर से उसका नाम पुकारा। जीवन, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने सुना तुम लोग झगड़ रहे हो। ये आवाज सुनते ही जीवन का दिल थोड़ा पैनिक करने लगा। ये थी जोसेमिंट, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, और वही ग्रीन टी लड़की जिसने उसके पति के साथ हमबिस्तर होकर उसकी जिंदगी को तोड़ डाला था। उसका चेहरा याद आते ही जीवन को अंदर से घिनसी होने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मर जाने के बाद भी ये घटिया जोड़ा अब भी उससे चिपका हुआ है। वो बड़बड़ाई, नर्क में जाओ तुम दोनों हरामियों। लेकिन सेनेट अब भी ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे कुछ समझ ही ना आया हो। उसने पूछा, क्या हुआ जीवन? जीवन उसकी उस नकली मुस्कान को देखती रही। अंदर से इतना गुस्सा था कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो सच में उसे जान से मार देना चाहती थी। उसका पूरा मन घृणा और बदले की आग से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कुछ करने ही वाली थी, असिस्टेंट चैंग वहां आ गई और बात बीच में रोक दी। उसने कहा कि मैनेजर उसे ढूंढ रहे हैं और जल्दी वहां पहुंचना है। जीवन ने अपने आंसू हाथ से पोंछे और वहां से निकल गई, लेकिन उसका दिल अब भी दुख और उलझन में डूबा हुआ था। सोच रही थी कि आखिर मैं हूं कहां? मैं थोड़ी और खूबसूरती से क्यों नहीं मर सकी? 10 साल पुराने उन रंगीन लम्हों की यादों में एक ऐसा इंसान था जो हमेशा अकेला रहता था, काले और सफेद साये में छिपा हुआ। वो उसके लिए जाना पहचाना भी था, और फिर भी कितना दूर। जीवन ऑफिस में दाखिल हुई। उसकी नजर डेस्क पर लगे नेम प्लेट पर पड़ी, जिस पर लिखा था जो जिन हुक। तभी उसे याद आया, ये वही था उसका सीनियर मैनेजर जिन हुक, उसी कंपनी में जहां वो 10 साल पहले काम करती थी। लंबा इंसान, हमेशा साधारण सा सूट पहने रहता था और जरूरत ना हो तो कभी कुछ नहीं बोलता था। जैसे ही जीवन अंदर आई, उसने सख्ती से कहा, मिस किंग जीवान, ये कंपनी है। मुझे उम्मीद है कि आप काम और निजी मामलों के बीच का फर्क अच्छे से समझती हैं। फिर उसने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थमाए और कहा, अगर कोई और काम नहीं है तो आज जल्दी घर चली जाओ। जीवन ने नोटिस किया कि उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक रुमाल रखा हुआ था। तभी जिनहुक फिर से बोल पड़ा। उसने जीवन को सलाह दी कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखे, ताकि उसका असर उसके बाकी कलीग्स पर ना पड़े। जीवन ने जल्दी से सिर झुकाकर उसे धन्यवाद कहा और बाहर निकलने लगी। लेकिन सोच में डूबी हुई वो गलती से एक ट्रैश कैन से टकरा गई और लड़खड़ाकर आगे गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसे थाम लिया। वो थे मैनेजर ओम। डिपार्टमेंट हेड की चिंतित आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। ये पहली बार था जब जीवन और डिपार्टमेंट हेड इतनी नजदीक आमने सामने आए थे। जीवन ने जवाब दिया कि वो ठीक है, फिर जल्दी से खुद को छुड़ाया और दौड़ती हुई वहां से निकल गई। पीछे जिनहुक बस चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। जीवन ने वो दस्तावेज अपने डेस्क पर फेंके और मन में सोचा कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा। शायद इस भयानक समय को दोबारा जीना ही उसके पापों की सजा है। लेकिन वो इसे ऐसे ही नहीं सहने वाली थी। वो वहां से निकल गई, अपने साथियों को हैरानी में छोड़ते हुए, और लिफ्ट में खड़ी वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो फिर से इस दुनिया में लौट आई है, और वो भी ऐसे पलों के साथ जो शायद उसकी पिछली जिंदगी की यादों में भी नहीं थे। आखिर इस ब्रह्मांड की उससे क्या चाह थी जो उसे फिर से यहाँ खींच लाया? तभी उसकी नजर में डिपार्टमेंट हेड के साथ अभी अभी हुए उस पल की तस्वीर घूम गई। सोचों में खोई जीवन को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। दरअसल लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था और उसके कलीग्स पूछ रहे थे कि क्या वो नीचे उतर रहे हैं। जीवन ने जल्दी से माफी मांगी और बाहर निकल गई, लेकिन भागते हुए वो लिफ्ट के दरवाजे से फिर लड़खड़ा गई। इस बार कोई भी उसे पकड़ने के लिए काफी तेज नहीं था, और तभी उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में भी वो जिनहुक के सामने ऐसे ही गिरी थी, और तब भी उसने उसे नहीं पकड़ा था। फिर आज भी वही क्यों हुआ? तभी उसके कलीग्स घबराकर पूछते हैं, जीवन तुम ठीक हो? जीवन अंदर से उलझी हुई थी, लेकिन मुस्कुराकर सबको धन्यवाद कहा और बिना कुछ बोले तेजी से कंपनी से बाहर निकल गई। इस बार दरवाजे पर वो नहीं गिरी, बल्कि सीधा दौड़ती हुई उस घुटन भरी जगह से बाहर निकल गई। बाहर पहुंचकर ही उसने गहरी सांस ली और खुद को थोड़ा शांत किया। उसकी नजर सामने खिले हुए चेरी ब्लॉसम्स पर पड़ी, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली थी। वो अब भी थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। तभी उसका फोन बजा। वो कॉल थी उस घटिया इंसान पाक मिनट जवान की। जीवन ने ठंडे अंदाज में कॉल काट दी, फोन को बंद किया और बस की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन में अब भी ये ख्याल चल रहा था कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना है, लेकिन अगर सपना है तो ये सपना 10 साल पीछे क्यों ले गया? वही साल जब उसने पाक मिनट जवान से शादी की थी। ये सपना इतना अजीब क्यों है? तभी फोन फिर से वाइब्रेट करता है, लेकिन इस बार कॉल जिनहुक की थी। वो दूसरा नहीं, इसलिए जीवन ने उठाया। दूसरी तरफ से उसने कहा कि उसने कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं और काम पर लौटने पर उन्हें देख लेना। जीवन का मूड अभी अच्छा नहीं था, तो उसने बस कैजुअली जवाब दिया, लेकिन तभी डिपार्टमेंट हेड ने याद दिलाया कि कल तो संडे है। जीवन ने झेपते हुए माफी मांगी और कॉल काट दी।
उसके मन में अब ये सवाल चल रहा था कि क्या उसके लिए सच में कल आएगा भी या नहीं। तभी उसे अपनी पॉकेट में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने हाथ डाला और देखा तो हैरान रह गई। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसकी जेब में वही कैश और कैंडी थी जो उस दिन उस ड्राइवर ने उसे दी थी जब वो उसे अपार्टमेंट तक छोड़ने आया था। जीवन फूट फूट कर रो पड़ी। ये कोई जादू या इल्यूजन नहीं था, ये उसके पापा थे, वही जो अब नहीं रहे, और ये थी उनकी आखिरी दी हुई निशानी। अब उसे यकीन हो गया था कि वो सच में 10 साल पीछे लौट आई है। जीवन ने चुपचाप अपने पापा को मन ही मन धन्यवाद कहा और खुद से वादा किया कि अब वो एक बिल्कुल नई जिंदगी जिएगी, खुशी और सच्चे सुख से भरी हुई जिंदगी। शायद उसके पापा भी यही चाहते थे। उधर कंपनी में पार्क मिनट जॉन अब भी अपने फोन से चिपका बैठा था। उसने जीवन को कई बार कॉल किया, लेकिन वो एक भी कॉल नहीं उठा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन अचानक इतनी बदल क्यों गई है, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। यहाँ तक कि उसने अपना बैग भी कंपनी में ही छोड़ दिया। उसी समय सामने की टेबल से जो मिनट ने उससे पूछा कि क्या वो जीवन से कांटेक्ट कर पाया। मिनट जॉन ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि नहीं, लगता है जीवन किसी परेशान करने वाली चीज से जूझ रही है। उसने सोचा कि वो ऑफिस से निकलते ही उसे ढूंढने जाएगा और उसका बैग भी साथ ले जाएगा। ये सब देखकर सेनेट ने सजेस्ट किया कि क्यों ना काम के बाद वो दोनों जीवन की पसंदीदा चिकन जॉइंट से उसके लिए टेकआउट ले जाएं, उसे जरूर अच्छा लगेगा। मिनट जॉन ने खुशी से हाँ कह दी, लेकिन उसी वक्त पीछे से डिपार्टमेंट हेड की आवाज गूंजी, पार्क मिनट जॉन, अगर अब भी ऑफिस में हो तो अपना ध्यान काम पर रखो। बॉस की ये बात सुनते ही दोनों घबरा गए और तुरंत माफी मांगने लगे। उधर अपनी सीट पर सेनेट ने अपना फोन निकाला। उस फोन में भरे थे वो सारे मैसेजेस जो सुमिन ने जीवन को भेजे थे, लेकिन जिनमें से एक भी जीवन ने अभी तक नहीं पढ़ा था। वो मासूम चेहरा अब पूरी तरह नफरत से भरा हुआ लग रहा था। क्या जीवन सच में आज मेरे सारे मैसेजेस इग्नोर कर रही है? बाहर धूप से चमकता दिन था, ब्राइट एनर्जी से भरा हुआ। जीवन अपने कमरे में लौटी और जैसे ही उसने पासवर्ड डाला, उसे अचानक याद आया कि उसका पासवर्ड तो पार्क मिनट जॉन का बर्थडे है। ये तो तुरंत बदलना पड़ेगा। उसने बिना देर किए पासवर्ड बदला और दरवाजा खोलकर अंदर गई। वही पुराना घर सामने था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, सबसे पहले उसकी नजर पड़ी उन 2 तस्वीरों पर जिसमें वो मिनट जॉन और सेनेट के साथ थी। उसी के पास रखा था एक प्लश डक बेर। उसे याद आया जब सेनेट ने वो बैर खरीदा था और कहा था कि ये उनकी दोस्ती की निशानी है। वो हमेशा कहती थी कि जो उसे अच्छा लगे वही सेनेट को भी अच्छा लगता है। उसे तब क्या पता था कि सेनेट की पसंद में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल है। जब भी जीवन को किसी लड़के पर क्रश होता था, कुछ समय बाद वही लड़का जाकर जोसे मिनट को कन्फेस कर देता था। लेकिन अब जीवन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी पैसा। उसने वो दोनों तस्वीरें और वो स्टफ्ड बेयर उठाया और सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर वो अपने कमरे में गई और अपनी सेविंग्स बुक निकालने लगी। अब पैसे की उसे पहले से कहीं ज्यादा जरूरत थी। जीवन सोचने लगी कि उसे पहले ही अपने जीते जी ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी। कुछ लॉटरी वाले नंबर्स याद कर लेती, जैकपॉट लग सकता था। अभी तो उसे बैंक का कर्ज चुकाना है और पैसा कमाना है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। तब जीवन को याद आया कि पार्क मिनट जॉन को स्टॉक मार्केट की जबरदस्त समझ थी। वो जिस भी स्टॉक को छूता था उसमें मुनाफा होता ही था। जीवन ने सोचा कि ये तो उसके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है, एक ऐसा मौका जिससे वो ढेर सारा पैसा बना सकती है। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया था मिनट जॉन का। उसने लिखा था कि वो उसके लिए फ्राइड चिकन लाएगा और थोड़ा बातचीत भी करेगा। जीवन थोड़ी हैरान रह गई। फ्राइड चिकन? उसे तो हमेशा से चिकन का नाम सुनते ही उल्टी सी महसूस होती थी, फिर आज ये क्या नया ड्रामा है? क्यों वो अचानक चिकन खरीदने की बात कर रहा है? तभी जीवन ने फैसला किया कि अब उसे ये घर छोड़ना ही होगा। लेकिन उससे पहले उन 2 लोगों से निपटना जरूरी था। उसने तुरंत मिनवान को मैसेज किया और उससे और शुभ मिनट से अपने घर के पास वाली बार में मिलने का टाइम फिक्स किया। जब पार्क मिनटवान ने जीवन का इतना छोटा सा मैसेज देखा तो वो एकदम चौंक गया। ये सब क्या हो रहा है? जीवन इतना बदल क्यों गई है? तभी उसके फोन में घुसे हुए देखकर उसके बॉस जो जिन हुक ने उसे डांटा कि पहले अपना वो रिपोर्ट पूरा करे जो उसे दिया गया था। मिनटवान ने फोन नीचे रखा और रिपोर्ट पकड़ाकर बॉस को दे दी, लेकिन रिपोर्ट फिर भी बॉस की डांट से नहीं बच सकी। उन्होंने पूरी तरह से उसकी कमियां गिनवा दी। मिनटवान सिर्फ सर झुकाकर माफी मांग सका। जिन हुक ने ठंडे लहजे में कहा कि काम पर ध्यान दो, ये ऑफिस है ना कि कोई होमवर्क करने की जगह। अब इस रिपोर्ट को फिर से ठीक करो और दोबारा जमा करो। इतना कहकर उन्होंने रिपोर्ट को मेज पर फेंक दिया। पार्क मिनटवान का गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, बस मन ही मन बड़बड़ाया कि जिन हुक को तो ये पोजीशन सिर्फ अपने कनेक्शंस के दम पर मिली है।
उसी वक्त सामने बैठे जो सुबमिनट ने उसे आंख मारी और एक चुपचाप सा नोट पकड़ा दिया जिसमें लिखा था कि काम खत्म होने के बाद चलो साथ में ड्रिंक्स लेते हैं। मिनट वान मन ही मन सोचने लगा तो वो सिनेट वाकई माहौल को हल्का करने का हुनर रखती थी। उसके अंदाज इतने क्यूट थे कि कोई भी उसे देखकर मुस्कुरा दे। मिनट वान ने एक और नोट लिखा जिसमें उसने सामिन को बताया कि जीवन ने सबको अपने घर के पास ड्रिंक के लिए इनवाइट किया है। जो सुबमिनट ने बाहर से तो प्यारी सी मुस्कान दी और हामी भर दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रही थी। मन ही मन जीवन को कोस रही थी कि उसने उसके इतने सारे मैसेजेस का जवाब तक नहीं दिया। पार्क मिनट वान ने सोचा कि पहले नीचे जाकर अपनी कार को थोड़ा साफ कर ले। उसे लगा कि जीवन तो अब उसके गंदे कार इंटीरियर्स की आदत डाल चुकी थी, लेकिन सिनेट के लिए ये सब नया होगा। ऐसे मौकों पर उसे लगता कि जीवन कभी भी बाकी लड़कियों जैसी नहीं रही। उधर जीवन अपनी वार्डरोब के सामने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 10 साल पहले उसे ड्रेसिंग सेंस नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। उसके पास सिर्फ वही पुराने से बटन अप शर्ट्स थे जो अब बहुत आउटडेटेड लगते थे। उसने शायद कभी मेकअप तक नहीं किया था। हमेशा बालों को पोनीटेल में बांधना और वो ओवरसाइज्ड चश्मे पहनना जिनमें उसका असली रूप ही छिपा रहता था। आज जब उसे अपने बॉयफ्रेंड और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आखिरी बार बाहर जाना था, वो इस हाल में नहीं जा सकती थी। जीवन ने कर्लिंग आयरन उठाया और उसे प्लग किया। तभी फोन में मैसेज आया और क्योंकि फोन टेबल के किनारे रखा था वो नीचे गिर गया। जीवन उसे उठाने के लिए झुकी, लेकिन जैसे ही उसने फोन छूने के लिए हाथ बढ़ाया वो एकदम से ठिठक गई। उसे एक पुरानी मेमोरी याद आ गई। जब वो अपने वैनिटी टेबल के सामने बैठी थी, उसने कर्लिंग आयरन ऑन किया था और तभी एक मैसेज आया था। फोन गिर गया था और जब वो उसे उठाने झुकी थी, जब कर्लिंग आयरन की कॉर्ड में उसका हाथ फंस गया था और वो सीधे उसके रिस्ट पर गिर गया था, जिससे उसका हाथ जल गया था। लेकिन इस बार उसने उस बात से सीख ली थी और फोन को धीरे से उठाया। इस बार उसका रिस्ट बिल्कुल सेफ रहा। इससे जीवन को यकीन हुआ कि शायद किस्मत बदली जा सकती है। फोन पर मैसेज था मिनट वान का, जिसमें लिखा था कि वो रास्ते में है और उसने उसके लिए एक गिफ्ट भी लिया है। गिफ्ट उसके लिए? तभी उसे एक पुरानी याद आई। जीवन ने दिमाग पर जोर डालते हुए याद किया कि उस दिन मिनट वान और सुबिन बियर और फ्राइड चिकन लेकर आए थे। तब उसे समझ ही नहीं आया था कि उन दोनों के बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी। लेकिन अब जीवन के मन में एक प्लान आ चुका था। अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं तो वो खुद क्यों पीछे हटे? क्यों न जो सुबमिनट को पार्क मिनट वान से शादी करने दे, जीवन खुद ही उनकी जोड़ी बना दे। वो बार में पहले पहुंच गई और बाकियों का इंतजार करने लगी।